जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 1 अक्टूबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज एनालिसिस आपके साथ करेंगे, जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। आप सभी लोगों ने जिसने भी टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे जाके आप विजडम एजुकेशन सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा हमारा चैनल। प्रत्येक दिन टेलीग्राम चैनल पे जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है उसको इस तरह से मैं हाईलाइट करके आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ। यानी ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इस तरह से टिक कर दिया, और जो पार्ट इंपॉर्टेंट होता है उसको इस तरह से मैं टिक कर देता हूँ और प्रोवाइड करता हूँ। तो उस पार्ट को ज़रूर पढ़ लें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ दैनिक जागरण को किस तरह से पढ़ना चाहिए, कई वीडियो मैंने बनाया है। अभी मैं डेली न्यूज़ एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ, उसका रीज़न है कि 10 अक्टूबर को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। तो कुछ वीडियो मैं समर्पित यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बनाने वाला हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स की बात की जाए तो 2015 से लेकर के 19 तक का, 15 से लेकर के 19 तक का पेपर मैंने सॉल्व किया है। उसको भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। कई सारे ट्रिक्स हमने इसमें डिस्कस किए हैं। 2020 का पेपर जो है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का पेपर आज मैं आपके लिए सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। और यूपीएससी प्रीलिम्स को किस तरह से पेपर को हम सॉल्व करें, उसके लिए क्या ट्रिक्स हो सकता है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए कि किस तरह से ट्रिक्स के आधार पे यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर को हम रीच आउट करें या किस तरह से पेपर को सॉल्व करें। देखो, मेरा मानना है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स जो है, आप कितना भी पढ़ के जाओ, टॉपर से टॉपर होता है वो 20 से 25 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं जानता। तो ऐसे कंडीशन में आपको ट्रिक्स ही काम देगा। आपको जो ट्रिक्स होगा वही आपको पेपर सॉल्व करने में काम देगा। तो यूपीएससी को लेकर के सेपरेट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। यही कारण है कि अभी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का डेली न्यूज़ एनालिसिस मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है उसको हाईलाइट करके उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूँ। आप लोग जरूर जाकर के टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ पढ़ लें। दैनिक जागरण को पढ़ना अधिक इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ को जरूर देखें। देखो, ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है। सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ क्या है कि हमेशा के लिए राजमार्गों को कैसे कर सकते हैं बाधित, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। आपने देखा होगा कि सीए का प्रोटेस्ट हुआ था, आपने देखा होगा कि एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था। साइन बाग आपको याद होगा आप सभी को, वहाँ पे किस तरह से रोड को जाम किया गया था। अभी किसान का आंदोलन हो रहा था, उसमें भी रोड को जाम किया गया था। तो आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट कहती है, लेकिन आपको हमेशा के लिए आप रोड को बाधित नहीं कर सकते, हमेशा के लिए आप राजमार्ग को बाधित नहीं कर सकते। यह भी सुप्रीम कोर्ट का कहना है, और इसी को लेकर के ये न्यूज़ दिया हुआ। बाकी एक बार इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड मैंने बता दिया है कि सीए और एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान, और साथ ही साथ किसान प्रोटेस्ट के दौरान किस तरह से राजमार्गों को बाधित किया गया है, उसी को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने कमेंट किया है। देखो, ये वनडे एग्जाम वगैरह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपकी जानकारी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से देश में मेडिकल सुविधा को बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। देश में जितने भी जिला है, प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, इसके लिए सरकार तत्पर है। तो उसी से संबंधित एक न्यूज है। देखो, कॉलेजियम ने 4 हाई कोर्ट में की 16 जजों की नियुक्ति की सिफारिश। सबसे पहले तो कॉलेजियम में कितने जज होते हैं ये आपको जानकारी होना चाहिए। कॉलेजियम में टोटल मिलाकर के 5 जज होते हैं। कॉलेजियम में 5 जज होते हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, और रेस्ट सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ जज जो होते हैं वो होते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ जज मिलकर कॉलेजियम बनाते हैं। और कॉलेजियम सिफारिश करता है कि सर्वोच्च न्यायालय में किसकी नियुक्ति होनी चाहिए, हाईकोर्ट में किस जज की नियुक्ति होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए। इसकी सिफारिश जो है और इसकी पहचान करता है बेसिकली कॉलेजियम। तो कॉलेजियम डिसाइड करता है कि सर्वोच्च न्यायालय में किस जज की नियुक्ति होनी चाहिए। कॉलेजियम यह भी डिसाइड करता है कि हाई कोर्ट में किसकी नियुक्ति होनी चाहिए। कॉलेजियम यह भी डिसाइड करता है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन होना चाहिए। राइट। अब देखो, ये जो न्यूज़ है, भूलिए बुढ़ापे की चिंता, सरकार रखेगी ध्यान। बुढ़ापा किस तरह से देश में बढ़ रहा है। अभी के समय में देश में बूढ़े लोगों की संख्या 11 करोड़ है, और 2030 में यह 23 करोड़ हो जाएगा। बुढ़ापे को लेकर के जो है सरकार कितनी योजनाएं बनाई, पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है कि सरकार के वृद्धों के लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई। तो बेसिक नॉलेज आपकी होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक डाटा आप इसको लिख सकते हैं कहीं पर भी कि बुढ़ापे की संख्या जो है देश में बढ़ रही है, वृद्ध जनों की संख्या देश में बढ़ रही है। अभी 11 करोड़ है, 2030 में ये 23 करोड़ हो जाएगी। और इसको लेकर के केंद्र सरकार क्या कर रही है,
अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी राज्य में रहते हैं तो वहाँ की राज्य सरकार इसके लिए क्या कर रही है, इसकी बेसिकली जानकारी आपको होना चाहिए। पेज 2 पे नॉर्मली कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। पेज 3 पे देखो ये जो न्यूज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कचरा मुक्त होंगे शहर, जल सुरक्षा की मिलेगी गारंटी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है आज स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण का शुरुआत करेंगे, आज ही करेंगे। 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण का शुरुआत करेंगे। और साथ ही साथ अमृत एक योजना आया था, अमृत योजना की भी शुरुआत करेंगे, इसकी भी दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। अब देखो इसमें क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्या है कि कचरा मुक्त शहर का निर्माण किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कचरा मुक्त शहर। अब देखो इसमें क्या है, अगर आप इसको गौर से करोगे देखोगे तो आपको याद होगा कि 15वें वित्त आयोग जो आया था सर, 15वें वित्त आयोग ने भी अपने रिपोर्ट में रिकमेंडेशन दिया था। और ना सिर्फ रिकमेंडेशन दिया था, उन्होंने कहा था कि जो स्थानीय प्रशासन है, खास करके नगरीय स्थानीय प्रशासन है, उसमें कितना % पैसे का खर्च कचरा प्रबंधन के लिए किया जाए। तो आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या में से एक है कचरा प्रबंधन। तो कचरा प्रबंधन को डेडिकेटेड होगा स्वच्छ भारत मिशन। और साथ ही साथ जो ये अमृत कार्यक्रम है, ये होता है कि शहरों के रिकंस्ट्रक्शन के लिए, राइट। तो शहरों के रिकंस्ट्रक्शन के लिए अमृत योजना सरकार ला रही है। इसके दूसरे चरण की शुरुआत आज प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। इसके तहत जल सुरक्षा की गारंटी मिलेगी, राइट। बाकी इसको डिटेल से पढ़ लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। FTA करने की तैयारी भारत और ऑस्ट्रेलिया। देखो इस पर भी हमने कई बार डिस्कस किया है। FTA मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है कि हम जो है जो सामान ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे वहाँ पे वो कोई टैरिफ नहीं लगाएगा, और ऑस्ट्रेलिया का सामान जो इंडिया आएगा उसमें कोई टैरिफ नहीं लगाएगा। अब देखो ऑस्ट्रेलिया के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं कर रहे थे? पहला रीज़न कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा व्यापार घाटा चलता है, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ जो वर्तमान में व्यापार करते हैं वो लॉस में जाता है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि ऑस्ट्रेलिया जैसा देश जो है दुग्ध उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है वहाँ पे। हालांकि विश्व में सबसे अधिक पशु इंडिया में है, लेकिन पशु की जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी ज़्यादा इंडिया की है। जैसे मान लेते हैं कि ऑन एन एवरेज मान लो एक गाय इंडिया में अगर डेली अगर 10 लीटर जो है दूध देती है, तो ऑस्ट्रेलिया में मान लो ये 50 लीटर दूध देती है। तो प्रोडक्टिविटी हमसे कहीं ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया की है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे तो भारत की जो दूध इंडस्ट्रीज है उस पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा हो सकता है। तो इस बात की आशंका अर्थशास्त्रियों के द्वारा जाहिर किया जा रहा था, इसलिए हम ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर रहे थे। बाकी एक बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की फिर चर्चा हो गई, FTA फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ करने की चर्चा हो गई, तो एक बार इसको इस पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। हमारे देश के सेना अध्यक्ष का कहना है कि सीमा समझौता तक चीन के साथ कोई होती रहेगी झड़प, जब तक सीमा समझौता चीन के साथ नहीं हो जाए इस तरह की झड़प लगातार होती रहेगी। एक बार देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो न्यूज़ है, यहाँ पे बेसिकली दो संस्था के बारे में आपको पता होना चाहिए इस न्यूज़ से पर्सपेक्टिव। इस न्यूज़ के रिस्पेक्टिव दो संस्था, एक तो ED के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ED के बारे में दो चीज़ को आपकी जानकारी पक्का होनी चाहिए कि ED किस एक्ट के तहत एक्शन लेने का काम करता है। ED के लिए ED बेसिकली दो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA और फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दो एक्ट के तहत ED जो है नियंत्रित करने का काम करता है या एक्शन लेने का काम करता है। जैसे मान लो इस NGO पे या इस NBFC पे अगर किसी तरह का मान लो ED ने शिकंजा कसा है, तो इसका मतलब है ये है कि इन्होंने या तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उल्लंघन किया होगा या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन किया होगा, फेमा एक्ट का या PMLA एक्ट का उल्लंघन किया होगा, तभी जाकर के ED ने इस पर एक्शन लिया। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको NBFC के बारे में भी पता होना चाहिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ये भी आपके बेसिक इकोनॉमिक्स का बेसिक बुक में आपको मिल जाएगा NBFC के बारे में। बाकी इसको एक बार आप लोग देख लेना, इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो उपहार मिला था उस उपहार की नीलामी किया जा रहा है, राइट। तो उसी से संबंधित ये न्यूज़ है, एक बार इसको भी देख सकते हैं।
देखो बेसिकली एक बार इस न्यूज़ को भी देख सकते हैं। अमरिंदर ने डोभाल को पंजाब में चल रही पाकिस्तान की करतूतें बताई। बेसिकली इशू क्या है कि अमरिंदर सिंह मिले हैं अजीत डोभाल जी से, जो हमारे देश के एनएसए हैं, और एनएसए वो बता रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि पंजाब को अनस्टेबल करने का, राइट। तो उसी से संबंधित ये न्यूज़ है। आज के पेपर का सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यही है, सबसे इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल भी यही है। क्वाड के साथ ऑकस की भी आवश्यकता। देखो क्वाड चार देशों की संस्था है। एक तो क्वाड में यूएसए है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा जो है क्वाड में जो देश है वो है आपको इंडिया, और चौथा है जापान। इसके अलावा ऑकस एक नया संस्था बना है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है और यूके है, 3 देश हैं। अब सवाल ये हो रहा है, लगातार मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि क्वाड का एक्सपेंशन किया जाने की बात चल रही है। क्वाड को किस तरह से हम एक्सपेंड करें। अब यहाँ पे देखो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया दोनों में है। क्वाड में भी यूएसए और ऑस्ट्रेलिया है, और ऑकस में भी यूएसए और ऑस्ट्रेलिया है। सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्यों क्वाड को एक्सटेंड करके, अगर हम सिर्फ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और एक सिर्फ ब्रिटेन को शामिल करना होता तो सिर्फ क्वाड को ही एक्सटेंड करके ब्रिटेन को उसमें शामिल किया जा सकता था। जैसे लगातार चर्चा हो रही है कि दक्षिण कोरिया को भी क्वाड में शामिल किया जाए, वियतनाम को भी क्वाड में शामिल किया जाए, और फिलीपींस को भी क्वाड में शामिल किया जाए, राइट। तो इसी तरह से क्या ऑकस बनाने की प्रासंगिकता क्या थी, क्यों ऑकस बनाया गया। ऑकस में जो है क्वाड के देश के अलावा मात्र एक एक्स्ट्रा देश है, वो है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन को भी क्वाड में शामिल कर लेते हैं। तो उसी के बारे में राइटर ने यहाँ पे बताया कि क्वाड की क्या आवश्यकता है, ऑकस की क्या आवश्यकता है, राइट। तो उसी के संबंध में ये न्यूज़ है, इसको जरूर एक बार देख लेना आप लोग। न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण काफ़ी महत्वपूर्ण एडिटोरियल, मुझे पढ़ के काफ़ी मज़ा आया, और मैंने यहाँ पे टिक भी कर दिया जो इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लगा। हमारे देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जस्टिस रमन्ना, लगातार कह रहे हैं कि न्यायपालिका में रिफॉर्म्स होना चाहिए, और मैं भी लगातार कहता हूँ आपके साथ कि न्यायपालिका में रिफॉर्म्स होना चाहिए। अगर अभी आप देखोगे मैटर, तो लगभग 4 करोड़ मैटर पेंडिंग है न्यायपालिका में। इस 4 करोड़ मैटर को सॉल्व करने में न्यायपालिका को 100 वर्ष से भी अधिक समय का लग सकता है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, जैसे जस्टिस रमन्ना का कहना है, इस एडिटोरियल में ऐसा कहना है कि 4 करोड़ मैटर को सॉल्व करने में 100 वर्ष से भी अधिक का समय लग सकता है। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि फिर न्यायपालिका किस तरह से काम करेगी, क्या लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा। और वैसे भी कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेट से जस्टिस मिलना, विलम्ब से जस्टिस मिलना जस्टिस नहीं मिलने के बराबर है। तो उसी के संबंध में ये एडिटोरियल दिया हुआ है, और कहा गया है कि हमारे जो न्याय व्यवस्था है उसमें भारतीयकरण होना आवश्यक है। हम जो न्याय व्यवस्था, जो 5000 वर्ष पुरानी न्याय व्यवस्था भारत की रही है, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, तभी जाकर के हम इतने मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक नए पर्सपेक्टिव पर चर्चा किया गया है, और इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं इस टॉपिक को जुडिशियल रिफॉर्म से। जीएस पेपर 2 में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बार इसको भी देख सकते हो। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन सरकार ने लॉन्च किया है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया है। इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसी से संबंधित एक न्यूज़ है। देखो 1 अक्टूबर को विश्व वृद्धजन दिवस मनाया जाता है आज, तो उसी के संबंधित ये न्यूज़ दिया हुआ है, इसको भी देख सकते हैं। फर्स्ट पेज पे भी ऑलरेडी इससे संबंधित न्यूज़ दिया हुआ था। एग्रो केमिकल की चुनौतियों को खत्म करेगी सरकार। एग्रो केमिकल के क्षेत्र में भारत विश्व में चौथा पोजीशन पे है, लेकिन फिर भी आज हमें काफ़ी आयात करना होता है। हमें फर्टिलाइज़र का आयात करना होता है, कई चीज़ों का आयात करना होता है। तो ऐसे कंडीशन में इसकी जो चुनौती है उसको सरकार खत्म करेगी, उसी से संबंधित ये न्यूज़ दिया हुआ है, इसको भी पढ़ सकते हैं आप लोग। इसको भी एक बार देख सकते हैं। सरकार फ्लेक्स फ्यूल इंजन की अनिवार्यता बढ़ाएगी, राइट। स्तनपान कराना एक महिला का अपरिहार्य संवैधानिक अधिकार। स्तनपान कराना किस अनुच्छेद के तहत आता है, आर्टिकल 21 के तहत आता है। इसी तरह से यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि विवाह करने का अधिकार, शादी करने का अधिकार आपको किस आर्टिकल के तहत दिया गया है। कई लोग 21 और 19 में कंफ्यूज थे, लेकिन वो भी आर्टिकल 21 के तहत आता है।
आर्टिकल 21 को जब लक्ष्मीकांत के बुक में जाकर के आप पढ़ोगे तो लगभग 40-45 प्रकार के अधिकार वहाँ पे दिया गया। और ये सारे के सारे अधिकार का एक्सटेंशन कब हुआ था? आर्टिकल 21 यानी जीवन के अधिकार का एक्सटेंशन हुआ था आपको मेनका गांधीवाद 1982 के बाद। तो मेनका गांधीवाद जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेनका गांधीवाद 1982 में आया था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और इसके बाद जीवन के अधिकार को एक्सटेंड किया गया है। जैसे आप सोने का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है और वो भी आपके जीवन का अधिकार है। कोई व्यक्ति आपको, अगर आप सो रहे हो तो आपको जगा नहीं सकता। सांस लेने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, सभी आपके जीवन के अधिकार यानी आर्टिकल 21 के तहत सभी आते हैं। एक बार इसको भी देख लेना। अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय बदलाव के दौर से गुजर रहा है भारत। देखो ये काफ़ी चर्चा में मैं देख रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है। जिस तरह से स्पेन के ला प्लाज्मा एक द्वीप है, वहाँ पे जिस तरह से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है वो काफ़ी चर्चा में है। दिख का कहीं भयंकर आपको लग रहा होगा, राइट? तो बस लोकेशन याद रख लेना, ज्वालामुखी स्पेन में इसका ये ज्वालामुखी का उद्भव हुआ हाल फिलहाल में। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का फैसला अक्टूबर में, WHO इसको लेकर के फैसला लेने वाली है, जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है। तो देखते हैं इस पर क्या डिसीजन लेती है WHO, लेकिन इसको भी एक बार देख सकते हैं आप लोग। देखो इतना ही न्यूज़ था। बस एक लास्ट ये न्यूज़ है, चावल के स्टार्च से बनाई जाती है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है? जिसको बैक्टीरिया खाने के बाद उसको पचा सकता है। जैसे मान लो प्लास्टिक क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी बैक्टीरिया उसको बचा नहीं पाता, पर्यावरण में वो लंबे वर्षों तक रहता है, हजारों वर्ष तक वो पर्यावरण में रह सकता है। लेकिन बायोडिग्रेडेबल वस्तु क्या होता है कि जो पर्यावरण में जाने के बाद कुछ दिन के बाद नष्ट हो जाते हैं, जीवाणु कीटाणु सब उसको खा पी के पचा देते हैं। तो चावल के स्टार्च से बनाया जाएगा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। जो प्लास्टिक वर्तमान में हम बैन करना चाह रहे हैं उसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन ये दे सकता है। हमें ऐसे प्लास्टिक की ज़रूरत है जो बायोडिग्रेडेबल हो, यानी अगर हम उसको कचरा के ढेर में फेंकें तो वो कुछ दिन के बाद सड़गल करके समाप्त हो जाए, राइट? देखो कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस मैंने नहीं किया आज, बस इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मैंने एक बार आपके साथ डिस्कस कर दिया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर जाकर हमारा वो वीडियो जरूर देखें कि मैंने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को किस तरह से पढ़ना चाहिए। मैंने कई वीडियो लिया है कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को किस तरह से पढ़ना चाहिए, और एटलीस्ट जो न्यूज़ मैंने बताया उस तरह से आप उसको पढ़ना शुरू कर दें। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग ये सीखना शुरू कर दें कि दैनिक जागरण को किस तरह से पढ़ा जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दैनिक जागरण का जो न्यूज़ मैं हाईलाइट करता हूँ उसको ज़रूर आप लोग पढ़ें, राइट? चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यूपीएससी को लेकर के मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली आज या कल मैं अपलोड कर दूंगा 2020 यूपीएससी प्रीलिम्स का वीडियो, और साथ ही साथ यूपीएससी का पेपर किस तरह से सॉल्व करना चाहिए उसका एक ट्रिक्स मैं आपके साथ लेके आऊँगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।